नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। तो मजदूरों का पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजना शुरू की है, जिसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम दिया गया है। सरकार के इस पहल से मध्य प्रदेश के 24 जिलों के मजदूरों को लाभ मिलेगा। मजदूरों को स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। हर जिले में कम से कम 25,000 मजदूरों को रोजगार देने का टारगेट रखा गया है। इन योजना में उन जिलों को रखा गया है जहां लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। बता दें कि ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू की जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार योजना के नाम पर खाना पूर्ति करने का प्रयास करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मजदूरों को रोजगार और उनके जीवन यापन के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसकी लॉन्चिंग है। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देता हूं। और इन सब योजनाओं से ये स्पष्ट हुआ है कि जब कोई प्रधानमंत्री जनता का कल्याण करना चाहता है तो वो इसी तरह की योजनाएं लेके आता है। ये घोषणा तो हो जाएगी आज, क्योंकि घोषणा करने में माहिर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी। ये घोषणाएं हो जाएंगी, लेकिन जो 24 जिले बता रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि कहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला। ये केवल घोषणा है, इसके अलावा कुछ। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुने गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा 57 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी से राज्यसभा पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले। इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। दिग्विजय समर्थक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि राजा महाराजा पर भारी पड़े हैं। कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा है। पीसी शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने निर्दलीय और दूसरे दलों के विधायकों को ब्लैकमेल कर अपने पक्ष में वोटिंग कराई। पीसी शर्मा के इस बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजा महाराजा पर नहीं बल्कि दलित भारी पड़े हैं। बरैया के लिए रिजर्व किए गए वोट भी राजा ने खुद के लिए डलवा लिए। यही कहेंगे कि महाराजा पे भारी पड़े राजा, और दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले, और बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111। राजा महाराजा पे भारी नहीं पड़ा, राजा दलित पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया जी को वरीयता क्रम में 2 नंबर पर रखा, सबसे पहले वो उनका अपमान हुआ, और दिग्विजय सिंह जी को जो सामंतवादी हैं, जो राजा हैं, उनको आगे रखा गया। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आभार जताया। दिग्विजय ने वीडियो जारी करते हुए यह भी कहा कि 3 गैर कांग्रेसी विधायक जिन्होंने उन्हें वोट किया है, उनको भी धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ने यह भी साफ किया है कि अब उनका कार्यक्षेत्र भोपाल ही होगा। इसके पीछे दिग्विजय सिंह ने भोपाल का वोटर होने का हवाला दिया है। मैं आभारी हूं 3 माननीय का भी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में न होते हुए भी मुझे वोट दिया। मैं आभारी हूं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, और कांग्रेस पार्टी की उच्च कमान का, हाईकमान का। उन सभी माननीय विधायकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कमलनाथ जी के निर्देशन में मुझे समर्थन दिया और मुझे विजयी बनाया। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस का चंबल अंचल की 16 विधानसभा सीटों पर फोकस है। ऐसे में कमलनाथ सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे तरुण भनोट कांग्रेस के पूर्व विधायक और विधायकों के साथ ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही उपचुनाव में फतेह हासिल करने के टिप्स दिए। इस दौरान हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने तरुण भनोट से खास बातचीत भी की। उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटें बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से घेराबंदी शुरू कर दी है। तरुण भनोट जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो खुद आए हुए हैं और जो कार्यकर्ता है उनमें से बैठक कर रहे हैं। सर, किस तरह का दौरा है और क्या रणनीति है अब चंबल को लेकर? देखिए, सबको पता है कि किन परिस्थितियों में और किन कारणों के कारण यह चुनाव हो रहा है। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें हम चर्चा करें, लोगों को बताएं। क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन के हमारे मुखिया आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश,
उनके निर्देश है कि संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जाए। चुनाव की तारीख आएंगी, चुनाव होंगे, प्रत्याशियों का चयन होगा, उसके लिए सर्वे भी चल रहे हैं और हमारा जो हाईकमान है प्रदेश का वो निर्णय लेगा। हमारा काम तो सिर्फ ये है, मेरे साथ में हमारे साथी विधायक विनय सक्सेना जी, पूर्व विधायक जबलपुर पाटन से नीलेश अवस्थी भी यहाँ पर आए हैं कि हम अपने संगठन के लोगों से मुलाकात करें, क्या संगठन में हम बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, कैसा सबके बीच में तालमेल बना सकते हैं, वह तैयारी करने के लिए। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस सिंधिया जी के नाम से जानी जाती है, अब कैसे बूस्टअप देने की कोशिश करेंगे क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, चेहरा बड़ा। देखिए, कांग्रेस 125 वर्षों से भी अधिक पुरानी पार्टी है। निश्चित तौर पर समय समय पर चेहरे बदलते भी रहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आज की जो नई युवा पीढ़ी खास तौर पर है वो चाहती भी है कि परिवर्तन होता रहे। तो लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं के मुताबिक राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा संगठन मजबूत हो। तो अभी हमारा फोकस तो सिर्फ संगठन पे है कि संगठन के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और अन्य जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, कांग्रेस के जो अन्य फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और 15 माह का जो कार्यकाल कमलनाथ जी की सरकार का था, 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, भाजपा के शासन के बाद, निश्चित तौर पर वो बात जनता के बीच में जाना चाहिए। आप देख सकते हैं तरुण भनोत जी थे और जैसा कि इनका कहना है कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे आ रहे हैं और 16 की 16 सीटें हैं वो जीतेंगे भी। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर में कांग्रेस दफ्तर में आज हुई बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। दरअसल उपचुनाव के लिए कांग्रेस से ग्वालियर प्रभारी बनाए गए पूर्व मंत्री तरुण भनोट बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उपचुनाव की तैयारियों और रणनीति के मद्देनजर आयोजित बैठक में करीब 250 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं नजर आया। ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। वहीं भनोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोटे से कमरे में 50 से ज्यादा कार्यकर्ता घुस आए और टिकट के दावेदारों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो तरुण भनोट ने कहा कि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं और मेरे कार्यकर्ता नहीं है, ये आपके ग्वालियर के कांग्रेस के कार्यकर्ता। सुनिए कांग्रेस तो आपकी है ना सर? अरे ग्वालियर के हैं तो अपनी तो पत्रकार वार्ता हो चुकी, सारी चर्चा हो चुकी है। नहीं तो जो आपके सामने हुआ ना, क्या हुआ? आपके सामने तो निकलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं निकल रहा? अब तक ये यहाँ खाली दरवाजा है। नीमच जिले के जावद से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सकलेचा के पॉजिटिव आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। कल सभी विधायक राज्यसभा के लिए वोट के दौरान ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आए थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर 5 विधायक आगे आकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए जेपी अस्पताल पहुंचे, जिसमें मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू के साथ ही देवी सिंह धाकड़ और दिलीप मकवाना ने कोरोना टेस्ट कराया। इतना ही नहीं, बीजेपी ऑफिस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। विधायकों के अलावा सकलेचा कल सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी मिले थे। हालांकि सीएम विधायकों से मिलने के दौरान तय मापदंडों का पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का भी ख्याल रखा जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से मिलने वालों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वगैरह भी ट्रेसिंग की जाती है और मुख्यमंत्री खुद भी कोरोना से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हैं। उधर जावेद विधायक की डॉक्टर्स से परामर्श के बाद जांच की गई। वहीं बीजेपी विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने पर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर ने ट्वीट कर बीजेपी से कुछ सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ट्वीट करते हुए यह पूछा गया कि बीजेपी ने बिना पीपीई किट के विधायक को विधानसभा प्रांगण में क्यों लाया। इसके साथ ही बीजेपी ने संक्रमण की जानकारी क्यों छुपाई। क्या बीजेपी सकलेचा पर केस दर्ज करने की अब हिम्मत दिखा पाएगी। ये वो 3 सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के लिए पूछे गए हैं। सैयद जाफर कांग्रेस प्रवक्ता है ये, और इन्होंने ट्वीट करते हुए अलग अलग सवाल सामने रखे हैं बीजेपी के। उन्होंने ये पूछा है कि यदि सकलेचा कोरोना संक्रमित थे या उनमें लक्षण थे तो फिर बीजेपी ने ये बात क्यों छुपाई, और बिना पीपीई किट के इनको वोटिंग में हिस्से लेने के लिए क्यों लाया गया, और क्या अब बीजेपी उन पर मामला दर्ज कराने की हिम्मत दिखा पाएगी।
तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो सैयद जाफर कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अब सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। आपको बता दें बीजेपी विधायक जो कि जावद से विधायक हैं ओम प्रकाश सकलेचा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल इन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग होने वाली प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात हुई थी और कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हुई थी। विधायकों से वो संपर्क में आए थे और उसके बाद अब एहतियातन 5 विधायकों ने आज जेपी अस्पताल पहुंचकर अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया है। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर की तरफ से किया गया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने बीजेपी से कुछ सवाल पूछे हैं। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। हड़कंप तो मचा ही हुआ है सियासी गलियारों में। इसके अलावा कांग्रेस अब इसे मुद्दा भी बना रही है। 3 सवाल पूछे गए हैं कि क्या सरकार अब सकलेचा पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएगी, अगर वो संक्रमित थे या उनमें लक्षण थे तो इसकी जानकारी उन्होंने या फिर बीजेपी ने क्यों छुपाई, सरकार क्या सकलेचा पर केस दर्ज करने की हिम्मत दिखा पाएगी। इसके साथ ये भी पूछा गया कि अगर ऐसी जानकारी थी तो पीपीई किट पहना करके उनको क्यों नहीं लाया गया कल। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या उनको विधानसभा में लाकर बीजेपी ने 205 विधायकों और प्रदेश की जनता की जान को खतरे में नहीं डाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन सिंह से। नवीन, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि कल जो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और अब कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए 3 बड़े सवाल बीजेपी से पूछे हैं। जाहिर सी बात है ये जो सवाल है वो आम जनता भी पूछना चाहती है बीजेपी से। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, मध्य प्रदेश भाजपा के काफ़ी सीनियर एमएलए हैं। ओम प्रकाश सकलेचा नीमच की जावद से आते हैं और कल उन्होंने राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लिया जबकि उनको तमाम लक्षण थे जिससे ये साबित होता था कि वो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो सकते हैं। इनको खुद को पता था कि उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये सारे लक्षण इनमें हैं जो कोरोना के लक्षण बताए जाते हैं। बावजूद इसके इन्होंने लापरवाही की है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये पहुंचे, राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लिया। राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लिया, हालांकि लोकतंत्र का अधिकार भी है कि वोटिंग करना ज़रूरी है, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल भी किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब एहतियात उनको बरतना था, अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर को बताते कि उनको इस तरीके के लक्षण हैं तो उनके लिए एक अलग इंतजाम होता। जब सारे विधायकों की वोटिंग हो चुकी होती उसके बाद उनकी वोटिंग कराई जाती। जिस तरीके से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की वोटिंग कराई गई, पीपीई किट में वो पहुंचे थे और काफ़ी लंबा पैदल चल के पोलिंग बूथ तक पहुंचे विधानसभा में और उन्होंने वोट किया और जैसे ही वो गए उसके बाद पूरी विधानसभा सैनिटाइज हुई। तो इसी तरीके से सकलेचा भी कर सकते थे। इस तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से बार बार खड़े किए जा रहे हैं और कांग्रेस के तमाम जो धड़े हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओम प्रकाश सकलेचा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। चूंकि ये भी हवाला दिया जा रहा है कि उस वक्त मध्य प्रदेश में न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के विधायक थे बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के तमाम अधिकारी कर्मचारी भी थे। तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि उन पर लापरवाही का मामला बनता है, उनके खिलाफ केस किया जाना चाहिए, उनको सख्त उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जिस तरीके से क्वारंटीन और कोरोना की गाइडलाइन है, उसके जो नियम है उनका भी हवाला कांग्रेस ने दिया है और ये कहा है कि शिवराज सिंह चौहान से मांग भी की है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से कि कोरोना के लक्षण होने के बावजूद ओम प्रकाश सकलेचा ने वो तमाम लक्षण छुपाए हैं, झूठ बोला है। जो विधानसभा के गेट पर जहां से एंट्री हो रही थी विधायकों की, वहां पर डॉक्टर्स की टीम थी, विधानसभा सचिवालय के तमाम अधिकारी कर्मचारी थे, उनसे भी झूठ बोला और उसके बाद ये अंदर दाखिल हुए और तमाम लोगों से उनका मेल जोल रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कोई विधायक उनके संपर्क में रहा। तो ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके की मांग कांग्रेस ने की है। आकांक्षा, साथ ही साथ न सिर्फ कल की बात है ये राज्यसभा की वोटिंग में, लेकिन इसके पहले भी जो बीजेपी विधायक दल की बैठकें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, तो उसमें भी ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे थे। बिन मास्क की भी कुछ तस्वीरें देखी गई हैं। जी
बिन मास्क के बैठे हुए हैं। उनके बगल वाली सीट पर उनके पड़ोसी विधायक हैं यशपाल सिंह सिसोदिया, वो भी बैठे हुए हैं। और सबसे खास, जिस दिन डिनर बीजेपी ने आयोजित किया था, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आए थे बतौर चुनावी पर्यवेक्षक, तो उस दिन उस बैठक, उस डिनर में शामिल भी हुए थे ओम प्रकाश सकलेचा, और न जाने कितने लोगों से ही सकलेचा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बिल्कुल नवीन, उनका संपर्क कई लोगों से हुआ है, इसलिए ये चिंता की भी बात है, ना सिर्फ विधायक या मंत्री या फिर दूसरे वीआईपी मेंबर्स, बल्कि आम जनता की भी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी बीजेपी की तरफ से अब क्या कुछ प्रक्रिया इसमें होती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आज 142 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 11,724 हो गई है। आज मध्य प्रदेश में 132 मरीज ठीक भी हुए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक प्रदेश में 8,880 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या 2,343 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 501 तक जा पहुंचा है। इंदौर में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 6 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इन डॉक्टर्स के संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल इंदौर में अब तक 4 डॉक्टरों की मौत कोरोना से हो चुकी है। सभी इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे और अब एकाएक 6 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इनमें से एमआरटीबी अस्पताल में 2 डॉक्टरों को शुक्रवार रात भर्ती कराया गया। वहीं 4 डॉक्टर में दोबारा संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी डॉक्टर इंटर्नशिप कर रहे हैं। इनमें से 2 डॉक्टरों की ड्यूटी आईसीयू में लगाई गई है। जो हॉस्टल में रहते हैं, अब साथ रहने वाले जूनियर डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड समेत संपर्क में आए लोगों का सैंपल लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन सभी लोग इसमें, शिक्षा विभाग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। अभी हाल में समझ में आया है कि एमबाइस हॉस्पिटल से कुछ जो है ना संक्रमित हुए हैं, जिनको क्वारंटाइन किया गया है और रखा गया है। बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, जवान की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा ये किया गया है, आरोप ये लगाया गया है कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई है। पत्नी का प्रेमी भी सीआरपीएफ का ही जवान बताया जा रहा है और हत्या से पहले पति का 40 लाख का बीमा करवाया गया था। पुलिस आरोपी जवान की तलाश कर रही है। नागजरी थाना इलाके में कल जवान की लाश मिली थी। तो बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जवान की हत्या का खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने ही अपने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है और बड़ी बात यह है कि पति की हत्या करने के पहले 40 लाख रुपए का बीमा भी करवाया गया था। सतना से बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब तस्कर अनूप जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस टीम को 30,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी गई है। नागौर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सतना से बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ शराब तस्कर अनूप जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस की टीम को 30,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मृदुल से। मृदुल, 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त हुई है, साथ ही साथ शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि नागौर थाना का ये पूरा मामला है और जो यहाँ का शराब तस्कर है जस्सा, उसके ठिकाना है पोड़ी गांव में, जहाँ पे उसने 1 करोड़ रुपए कीमत की ये शराब छुपा के रखी हुई थी। उसका उद्देश्य था इस शराब को बेचने का था पूरी तरह से। और जब सूत्रों के हवाले से पुलिस को खबर लगी उसके इस ठिकाने की जहाँ पे भारी मात्रा में शराब रखी गई है, और इसमें पुलिस ने देर रात तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में छापामार कार्रवाई की और जहाँ पे आरोपी को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ रुपए की शराब को भी जब्त किया है। और पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे कार्रवाई का खुलासा किया और इस पुलिस की इस कार्रवाई से रीवा रेंज के जो आईजी हैं उन्होंने 30,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की है। शुक्रिया मृदुल पूरी जानकारी के लिए।
मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले जारी हैं। सरकार ने एक बार फिर से 6 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया है। सीनियर आईएएस सरीना सिंह को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं एसीएस राधेश्याम जुलानिया को माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया है। सूफिया वली को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का संचालक बनाया गया है और वहीं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को चिकित्सा शिक्षा विभाग में उप सचिव बनाया गया है। सुमेश मिश्रा बड़वानी जिला पंचायत के सीईओ बनाए गए हैं, तो वहीं आईएएस आदित्य सिंह का होशंगाबाद से तबादला कर अब भोपाल स्मार्ट सिटी का उन्हें सीईओ बना दिया गया है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश की खबरें सरपट अंदाज में। आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। सतना खनिज विभाग की उप संचालक दीपमाला तिवारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले 1 साल से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने में वो टालमटोली कर रही थी। बालाघाट में रिश्वत मांगने वाले पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी कर्मकार मंडल योजना की राशि दिलाने के लिए हितग्राही से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पीड़िता ने 15,000 रिश्वत देते हुए इस पूरे कारनामे को रिकॉर्ड कर लिया था। देपालपुर में 6,000 किसानों को अब तक सोयाबीन का बीज नहीं मिल पाया है। इससे कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार की सूरज धारा योजना में करीब 7,000 कृषकों में से केवल 1,000 किसानों को ही सोयाबीन के बीज मिल पाए हैं। वहीं 6,000 किसान बीज के लिए परेशान हो रहे हैं। 30,000 का इनामी भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने उसे प्लाट धारकों से सेटलमेंट के लिए उज्जैन से इंदौर आते समय उज्जैन सावे रोड पर गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। आरोपी कुल 15 मामले में फरार चल रहा था। सतना के नागौर से कालिंजर स्टेट हाईवे में बने टोल प्लाजा में पेट्रोल पंप संचालक का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पेट्रोल पंप संचालक जगदीश पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना में टोल प्लाजा के मैनेजर समेत 5 लोगों को बुरी तरह से चोट आई है। मामले में सतना एसपी ने जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर में चंदेरी के रेस्ट हाउस में आज भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। अब तक आग नहीं बुझाई जा सकी है। शहर के बीचों बीच रेस्ट हाउस होने से लोगों में दहशत है। कोरोना से कटनी में आज दूसरी मौत दर्ज हुई है। 16 जून को कटनी जिले के विजय राघवगढ़ क्षेत्र से कांग्रेस नेता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। आज सुबह ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कांग्रेस नेता की कोरोना से मौत हो गई है। बता दें कि कल ही कांग्रेस नेता की बेटियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका इलाज कटनी जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र के तैरनी गांव में महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना में महिला के बच्ची की भी मौत हो गई है। वहीं महिला के बेटे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों का इलाज दिल्ली में किया जा रहा है। घटना के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इसी बीच आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की हालत में सुधार देखा जा रहा है। लालजी टंडन की लिवर किडनी फंक्शन में सुधार हुआ है और फिलहाल अभी भी लालजी टंडन वेंटिलेटर पर ही है। मेदांता अस्पताल ने ये जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत में सुधार हुआ है। उनके लिवर और किडनी फंक्शन में अब सुधार देखा जा रहा है। फिलहाल वो अभी वेंटिलेटर पर ही है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।